नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे, वहाँ पर एक आर्टिकल है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। देखो, वैसे तो एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल तो है कि केसेस तो राइज हो रहे हैं पर ग्रोथ जो है ना केसेस की वो थोड़ी स्लोअर है। ठीक है, एक तो ये ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो ये जो ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन रेट है ये थोड़ा ज़्यादा है, पर हॉस्पिटलाइजेशन की रेट भी कम है। इसका मतलब वायरस जो है थोड़ा सा अभी अपनी जो कहते हैं ना वॉलेटिलिटी है या फिर जो एक एग्रेसिवनेस है उसको थोड़ा रिड्यूस कर चुका है। इसके अलावा डेथ रेट अगर देखें, स्पाइक अगर डेथ रेट में देखें तो 12 जनवरी को 177 डेथ्स रजिस्टर हुई हैं इंडिया में। ठीक है, और केसेस भी आप देख सकते हो कि अभी परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो 14.9 समथिंग % चल रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कह सकते हैं कि हाँ सही है, पर वही चीज़ है, आउटब्रेक तो हो गया, इसकी वजह से इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। और जो हाईली जो कॉन्टेक्ट सर्विस सेक्टर है, फॉर एग्जांपल टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री, ये थोड़ा क्राइसिस का सामना कर रही है। देखो, हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो है आपके सामने ये स्ट्रेटजी एंड एम्बिशन, वेंग यी चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, इनकी विजिट अफ्रीका की। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल से पहले हम देखते हैं अफ्रीका का मैप। इसमें आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, इसमें आप देख सकते हो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज़ की हम बात करते रहते हैं। एक तो एरिट्रिया, यहाँ पर एक जिबूती छोटा सा कंट्री इधर है, एक सोमालिया, इथियोपिया, और इसके अलावा ये कीनिया। ये 4-5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की विज़िट अभी चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने की है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो मैप देखना है उसमें आप ध्यान से देखें कीनिया कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तो आप देख सकते हो कोस्टल लाइन है जो कि इंडियन ओशन के साथ शेयर हो रही है कीनिया की। इसके अलावा सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, और इधर है युगांडा। ठीक है, और ये लेक विक्टोरिया है बीच में, और नीचे आ गया तंजानिया। ओके, इसके अलावा आप इधर नीचे देख सकते हो ये मोजाम्बिक कंट्री है एक। ठीक है, उसकी बात आ गई। ये छोटा कंट्री है मालावी, ये वाला। तो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो विज़िट है चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ अफ्रीका यहाँ पर देख सकते हो, ये है जिम्बाब्वे। ठीक है, ये बीच में आ गया बोत्सवाना, ये लेफ्ट में यहाँ पर नामीबिया। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और ये कंट्री है यहाँ पर कोमोरोस। ठीक है, सेशल्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मॉरिशस यहाँ पे है, मॉरिशस के पास में रीयूनियन आइलैंड भी लोकेटेड है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला कॉम्बिनेशन है, ये ज़रूर आप देख लेना कि कोमोरोस पहले है, फिर सेशल्स है, फिर रीयूनियन आइलैंड है, फिर मॉरिशस है। अगर वेस्ट टू ईस्ट चले तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये बड़ा आइलैंड कंट्री है, दैट इज़ मेडागास्कर। ओके, इसके अलावा भी अगर देखो तो ये वाला कंट्री है, दैट इज़ घाना। नाम आएगा, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके नेम कहीं ना कहीं हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें है। तो आप केवल इनके नाम पर फोकस ना करके आसपास में भी नज़र लगाओ कि हाँ किसकी कहाँ पर क्या लोकेशन है, कौन कहाँ पर कैसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसकी छोटी सी कोस्टल लाइन है यहाँ पर, माइन्यूट सी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड ऑलमोस्ट। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी है। ओके, ये रेड सी है इधर वाला, ये आपको पता ही अरेबियन सी आ जाता है, इंडियन ओशन का ये एक एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमें देखनी थी। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे डिटेल में। तो आर्टिकल है स्ट्रेटजी एंड एम्बिशन। देखो, अभी चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम है वेंग यी, अभी एरिट्रिया, कीनिया और कोमोरोस की विजिट पे गए। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कारण कि जनवरी मंथ में इस तरीके की विजिट चाइना की तरफ से लगभग 32 सालों में हर साल की जा रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसके अलावा मालदीव्स और श्रीलंका की विजिट भी इन्होंने की है वेंग यी ने। ठीक है ना, तो ऐसे में ये पिछले 32 सालों से लगातार बीजिंग अपनी तरफ से एक रिचुअल बना चुका है, एक ट्रेडिशन बना चुका है कि हर साल के शुरुआती हफ्ते में एक विजिट डेफिनेटली होगी चाइना की तरफ से अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो देखो, बात ऐसी है, ओल्ड टाइज़ हैं यहाँ पर। देखो, कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 2 धड़ों में पूरी दुनिया डिवाइड हो गई। एक तरफ यूएसए लेड जो लिबरल कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थे, और दूसरी तरफ यूएसएसआर लेड
जो सोवियत यूनियन का जो ग्रुप था, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था ही, और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें ये था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ पर भी इनका इन्फ्लुएंस था कि भाई डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर सोशलिज्म की तरफ। तो चाइना ने भी देखो अपनी तरफ से अपनी जो एक प्रेजेंस है, आइडियोलॉजिकल प्रेजेंस, वो कंटिन्यू रखी इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। 1966 जब घाना के लीडर क्वामे नाक्रुमा, उनको जब बीजिंग में जब वो थे तो उस टाइम पर उनको उनकी सत्ता से निकाल दिया गया था। इस तरीके से घाना में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस रही। इसके अलावा चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में चाइना के द्वारा बनाया गया वो 1970s में बनाया गया था। कौन सा था वो? रेलवे लिंक थी, जो किस किस के बीच में? तंजानिया और जाम्बिया रेलवे लिंक, जो कि 1860 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये अपने आप में अफ्रीका का पहला ट्रांसनेशनल रेलवे प्रोजेक्ट था, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में रेलवे लाइन स्टैब्लिश की गई थी। तो ऐसे में आप देखो कि अपने आप में ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना गुड्स का, इनके लिए। अब इसमें मेन क्या था कि जाम्बिया में कॉपर माइंस थी, उनसे तो कॉपर ले जाना और कॉपर ले जा करके तंजानिया के कौन से पोर्ट तक पहुंचाना जहां से एक्सपोर्ट होता था, वो था दार एस सलाम। अब दार एस सलाम तंजानिया में लोकेटेड है, और वहाँ से फिर वो जो कॉपर ओर था, जो कच्चा तांबा था, वो चाइना को एक्सपोर्ट होता था। और चाइना ने कहीं ना कहीं अपनी जो भी अभी ग्रोथ रजिस्टर की है, उसके पीछे अफ्रीकन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम 1990 से अभी तक देखें तो चाइना लगातार बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में अपनी टाइज को रीमॉडल करता चला गया, और आज के टाइम पे जितना भी देखा जाए चाइना में ग्रोथ हुई है, उसके पीछे अफ्रीकन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका में अवेलेबल है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है चाइना ने। अभी देखो ये जो करंट विजिट है, इसकी अगर बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक, जब से ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वेंग यी, इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में लगभग 35 विजिट्स अभी तक कर ली हैं अलग अलग सालों में टोटल मिला के। और इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने एक ट्राइएनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब 3 साल में एक बार जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि उसका नाम है फोरम फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन इन दाकर, सेनेगल में ये पार्टिसिपेशन इनका रहा था। ठीक है, दिसंबर 2021 की बात है, अभी रिसेंट मंथ की ही बात है। इसके अलावा इथियोपिया में भी इनकी विजिट रही। इसके अलावा इथियोपिया में आपको पता है कि टिग्रे रीजन में जो सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट है, जो तो इथियोपिया में जो सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद, उनको सपोर्ट दिया चाइना ने। ये भी अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक पकड़ जो है वो चाइना की बड़ी है। इसके अलावा एरिट्रिया में भी अपना विजिट करना और इथियोपियन लीडर को वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि एरिट्रिया के साथ में ही ये जो इथियोपिया का टिग्रे रीजन है ना, इसकी बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है जी। इसके अलावा कीनिया की बात करें तो कीनिया में भी इन्होंने बहुत कुछ अपना, एक कहते हैं ना कि पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है चाइना ने वहाँ पर एक ऑयल टर्मिनल पोर्ट डेवलप किया है सिटी मोम्बासा में। ठीक है, और ये मोम्बासा की मीटिंग की फ़ोटो है, ये ऊपर जो दी हुई है। फिर इसके बाद में जो कोमोरोस आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर भी जाना हुआ, मोजाम्बिक में, ये सारा हमने मैप ऑलरेडी देख ही लिया है। अब देखो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस की अगर बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज आते हैं, मेनली एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और कीनिया, यहाँ पर अपनी पकड़ को बिल्कुल भी वीक नहीं होने देना चाहता। साथ में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन ओशियन में ये सारे कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपना लिंक ओपन करते ही हैं, तो वहाँ पर चाइना अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में बिल्कुल भी कोई भी मिस नहीं करना चाहता। आपको पता होना चाहिए कि जिबूती में 2017 में बीजिंग ने मिलिट्री बेस अपना ओपन कर लिया था, जहाँ पर 400 के लगभग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। अब आप देखोगे उसी जिबूती में वहीं पर फ्रेंच और अमेरिकन सोल्जर्स के जो बेस हैं वो भी हैं, तो चाइना ने भी इन्हीं के बराबर में अपनी पकड़ बना ली है। कारण क्या है कि उधर से जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है यूरोप से चाइना का, तो इस केस में वहाँ पर अपनी पकड़ बनाना, जिसमें एक तो पायरेसी को कंट्रोल करना, जो भी आ जाते हैं पायरेट्स आ जाते हैं बीच में, लुटेरे, सोमालिया के लुटेरे, उनको रोकने के लिए। इसके आगे अगर हम देखें, इसके अलावा चाइना के द्वारा इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन भी अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड की बात करें तो
टू वे ट्रेड 2020 में 187 बिलियन डॉलर्स का था, ठीक है। और ये डिटेल कहाँ से पिक की गई है? चाइना अफ्रीका एनुअल इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप रिपोर्ट 2021 में ये चीज़ रिलीज हुई है। और इस ट्रेड में फ़ायदा किसको है? ट्रेड सरप्लस किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में। इसके अलावा चाइना ने 2020 में अफ्रीकन कंट्रीज़ में 2.96 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 9.5% इंक्रीज़ हुआ। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर चाइना के स्टेक्स इन्वॉल्व है, कितना चाइना इकोनॉमिकली अपनी पकड़ बना चुका है। इसके अलावा आप देखोगे एफडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो चाइना की एफडीआई की बात करें तो 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा एफडीआई गई है चाइना से इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अराउंड 44.4 बिलियन डॉलर्स, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा चाइना की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अंगोला, इसके अलावा इथियोपिया और जाम्बिया। ये चार पांच ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना का, अगर पिछले 10-15-20 सालों की अगर बात की जाए तो मेन इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है? एक तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, माइनिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट चाइना करता है। इसके अलावा चाइना के द्वारा लोन भी अच्छा खासा दिया गया है। देखो चाइनीज़ फाइनेंसर्स के द्वारा 2000 से लेकर 2019 के बीच में अफ्रीकन कंट्रीज़ को लगभग 1141 लोन एग्रीमेंट्स फाइनल किए हैं, जिनमें 153 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया गया है चाइना के द्वारा। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और लोन लेने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें अंगोला, इथियोपिया, जाम्बिया, कीनिया और नाइजीरिया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी कहीं ना कहीं सीधा लिंक इंडियन ओशियन में ओपन हो रहा है। अब देखो बात ऐसी है, यूएस और चाइना के बीच में जो अभी राइवलरी चल रही है ना ट्रेड को लेकर के, उसमें और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है अफ्रीकन जो रीजन है वो। कारण कि देखो यूएस और चाइना के बीच में पहले तो थोड़ा बहुत कॉपरेशन हुआ था, पर अभी जब से इंडो पैसिफिक रीजन में हाईलाइट हुआ है पूरा ये रीजन, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को एकदम डिटेरियोरेट कर दिया और आज ट्रेड को लेकर के दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही है। क्योंकि चाइना ने जो अपना प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अफ्रीका में कर दिया है, बहुत पैसे डाल दिए हैं वहाँ पर, इन्वेस्ट कर दिया, लोन दे दिया, पोर्ट डेवलप करवा दिए वहाँ पर, रेलवे लाइंस डलवा दी। तो चाइना की पकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी G7 की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली, जिसमें जो बाइडेन ने एक अपनी तरफ से स्लोगन दिया जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इस इनिशिएटिव के अंडर में B3W, इस इनिशिएटिव के अंडर में एक डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसमें मेन काम क्या था कि कैसे भी करके चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको काउंटर किया जा सके जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें, ठीक है। तो ऐसे में DFC ने अनाउंस किया है कि अब इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और साथ में अफ्रीकन स्टेट्स को अपनी तरफ टिल्ट करने का यहाँ पर टेंडेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर US और चाइना की राइवलरी सीधी है। वैसे तो देखो इंडिया की जो वहाँ पर पकड़ है अफ्रीका में वो मेनली है सॉफ्ट पावर पे। हमारी इन्वेस्टमेंट भी है बेशक, पर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, सॉफ्ट पावर ज़्यादा है। जैसे कि हमारी कल्चर को फॉलो करना, अफ्रीकन स्टूडेंट्स का इंडिया में आकर के पढ़ाई करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो बस आप एक बार थोड़ा सा कर सको तो इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। चाइना अफ्रीका रिलेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया, आगे चलते हैं अभी। फिर देखो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन है वो देखो पिछले 6 महीनों में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो रिटेल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.59% तक पहुंच गई। और वैसे आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट दिया हुआ है वो है कि आपको इन्फ्लेशन 4 ± 2% की रेंज में रखना है। इसका मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट राइज, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो राइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर मेन है। बाकी तो देखो पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इसलिए हम सीधा आगे चलेंगे। अब फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंटेक्स्ट थोड़ा सा जानना ज़रूरी है।
कि पाकिस्तान की जो न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है उसमें ऐसा कुछ है कि अपने पड़ोसियों के साथ में शांति स्थापित करना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। तो उसमें इंडिया भी एक कंट्री इंक्लूडेड है। तो देखो वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिनमें इंडिया तो है ही, बोलो उनके साथ में हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि इंडिया का क्या इस पे कमेंट होता है, क्या बातचीत होती है, क्योंकि इंडिया का तो एक ही कहना है कि जब तक आप टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करोगे, पाकिस्तान की ज़मीन से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ फ्लॉरिश हो रही हैं, तब तक बोला हम पाकिस्तान के साथ में प्रॉपरली एंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे अगर देखें, इसके अलावा एक न्यूज़ इधर है कि रशिया और नेटो के लीडर्स के बीच में बातचीत हुई पर अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकला है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर के मसला अभी तक भी टाइट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो आप यूक्रेन का मैप जरूर देख लोगे, टेलीग्राम चैनल पे मेरा शेयर किया हुआ है, आप जरूर देख लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। और इसके अलावा आपको नेटो के बारे में भी पढ़ना है, नेटो की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एंटिटी है ये, ठीक है, बहुत न्यूज़ आ रही है इससे रिलेटेड, तो आप एक बार ज़रूर देखोगे नेटो के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, क्योंकि रशिया ने देखो 1 लाख से ज़्यादा अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है यूक्रेन की जो बॉर्डर शेयर होती है रशिया के साथ में वहाँ पर, तो उस केस में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इकोनॉमी पेज पे देखें तो देखो एक न्यूज़ तो है कि जैसे ही कोविड की वजह से लोकल कर्ब्स लगे हैं, उसके बाद में जो ई ग्रोसर्स हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो या ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ तो देखो पहले भी देखी गई थी कि इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करो, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर लो, या फिर होम डिलीवरीज़ की बात कर लो, घर पे सीधा जो भी सामान चाहिए वो सीधा घर पे डिलीवर होना, वो सारे काम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 2020 अप्रैल से लेकर के मार्च 2021 के बीच में आरबीआई के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है कि इस पीरियड के टाइम पे जो ऑम्बड्समैन कंप्लेंट्स है, दैट मीन्स कि किसी को कोई भी समस्या आ रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन बैंकिंग, ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग इनसे संबंधित, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाने के लिए ऑम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बोलो वो राइज हुआ है और लगभग 22.27% राइज देखने को मिला है। और इसमें मेनली कौन थे, जो कार्ड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे कि किसी ने फर्जीवाड़े में कार्ड का यूज़ कर लिया, मतलब किसी मतलब ऑथेंटिक यूज़र ना होने के बावजूद भी कार्ड की डिटेल चोरी कर ली, तभी तो टोकनाइजेशन वाला सिस्टम शुरू किया है आरबीआई ने, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स ही तो हमें कहीं ना कहीं गाइड करता है कि भाई क्या हमें कदम उठाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया वाला जो हम पूरा सिनेरियो सुबह भी डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 दिन से कर ही रहे हैं, तो इसमें जो वी है वो शेयर्स इशू करेगा ना गवर्नमेंट के लिए, जिसमें गवर्नमेंट की टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएगी 35.8%। तो ये किस फॉर्म में होगी, सुट्टी, SUUTI, दैट मीन्स ये अपने आप में स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग होगी ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी सरकार कहीं पर अपने शेयर्स बनाती है या एसेट्स क्रिएट करती है ना, तो उसमें अगर कोई स्पेसिफिक काम करना हो, जैसे यहाँ पर टेलीकॉम से रिलेटेड काम है, तो इस तरीके से SUUTI का जो काम है वो इसमें कंसिडर होगा, ठीक है। तो SUUTI के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले टाइम पे, गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट है। यूएसए में पिछले 40 साल की हाईएस्ट महंगाई चल रही है, एक ये चीज़ बताई जा रही है। इसके आगे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको करंट फाइनेंशियल ईयर में तो देखो 8.3% माना है, और साथ में 2022-23 और 2023-24 में 8.7% और 6.8% राइज किया। दैट मीन्स इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो अच्छी खासी बनी रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में भी और कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स में भी, ठीक है। तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस पूरे न्यूज़पेपर में वो हमने देख ली है। इसके अलावा मुझे कोई और इम्पोर्टेंट लगी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली न्यूज़ कि सेबी ने 6 बंदों को सोशल मीडिया का गलत तरीके से यूज़ करने के चक्कर में बैन ही कर दिया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केट में इस तरीके की अफवाहें बना रहे थे जिससे कि उनको प्रॉफिट्स क्रिएट हो, प्रॉफिट्स बन रहे थे, उनको वो पैसा कमा रहे थे। टेलीग्राम चैनल यूज़ कर लिया, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लिए, ट्विटर पे अपना एक तरीके से
वही चीज़ है, फॉलोवर्स बना लिए अपने हिसाब से और फॉलोवर्स बना करके उन फॉलोवर्स को कॉन्फिडेंस दिला देते हैं और फिर उसके बाद में फॉलोवर्स से इन्वेस्ट करा लेते हैं और खुद फ़ायदा निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ अपने आप में क्या हो जाती है, गलत। तो ऐसे में 6 लोगों को बैन किया है कि भाई आप जो है अब स्टॉक एक्सचेंज पे बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते हो, कारण कि आपने गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ थी वो हमने डिटेल में देख लिया। मैप आपको मिल जाएंगे पूरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जितनी भी पीडीएफ या जो भी शेयर किया हो उनको देख सकते हो। वहाँ पे मैं सुबह एक तो एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज होती है वो शेयर करता हूँ, फिर प्रीवियस डे का जो पीडीएफ होता है न्यूज़पेपर का वो शेयर होता है, फिर वहाँ पर अगर कोई मैप आ जाता है इंपॉर्टेंट तो वो, और एक दो कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगते हैं कि हाँ शेयर कर देने चाहिए तो वो मैं कर देता हूँ। बाकी जो भी पढ़ना होता है वो चीज़ वहाँ पे यहाँ हम वीडियो में पहले ही बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्कशन में जो भी था वो देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।